स्टूडेंट, तो आज हम लोग चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के नीट PYQs यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है कि कैसे हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नीट का PYQs डिस्कशन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया कि सिलिकॉन एग्जिबिट मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सिलिकॉन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये होता है आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अगर आप देखते हैं तो जो फ्लोरीन होता है और जो आपका क्लोरीन होता है ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और ये आपको 17 ग्रुप में होते हैं। और आप क्या जानते हो कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होने के चलते इनका साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन का जो साइज है, ठीक है, वो छोटा होता है किससे? क्लोरीन से। तो अगर ऐसा देखा जाए तो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये छोटा होना चाहिए किससे? क्लोरीन और क्लोरीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं ये कॉन्सेप्ट से कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप बॉन्ड लेंथ को बढ़ाइएगा तो आपका बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, साथ ही साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका क्या होगा जी? डिक्रीज होगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये बड़ा है और फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो छोटा है। इसलिए क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा किसके कंपेयर में? फ्लोरीन फ्लोरीन के कंपेयर में। लेकिन ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और वो क्या सोचना पड़ेगा? देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये बात सही है, लेकिन इनके ऊपर क्या है? तो इनके ऊपर लोन पेयर है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये लोन पेयर जो होते हैं, जो इनके करीब करीब है, इनके बीच में क्या होने लगता है? रिपल्सन होने लगता है, जिसके चलते ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है कंपेयर टू क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन में थोड़ा साइज लार्ज होने के चलते इनका जो रिपल्सन होता है वो कम होता है। इसलिए अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी होगा ये बॉन्ड एनर्जी कम होगा किससे जी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है जी? ट्रू है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें और नेक्स्ट में क्या है कि Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Mn+2 इन एक्वस स्टेट। तो देखिए जी, अगर आप एक्वस स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक्वस स्टेट में क्या होगा कि साइज जितना ही छोटा होगा, साइज जितना ही छोटा होगा। ठीक है जी, तो आइए हम यहां पे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो अपना Mn है, तो Mn की अगर आप बात करोगे तो Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। और जब आप इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप इसमें लिखते हैं 3s2 और आप लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? यहाँ पे आपका आता है 4s2 एंड 3d5। ठीक है, अब आइए अब हम समझते हैं कि अगर मैं Mn को क्या लिख दूं? Mn को मैं +3 लिखूं। ठीक है, तो Mn को जब मैं +3 लिखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 4s0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकलेगा, तो ये आपका 4 हो गया।
तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है, अब इस डी ऑर्बिटल में, ठीक है, डी ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5 की जगह अब क्या हो गया, 4 हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका क्या जी, Mn+2, और यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 4s0 और ये होगा 3d5, और यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ठीक है, डी ऑर्बिटल कैसा है जी, हाफ फील्ड है। तो ऐसे कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए किससे, Mn+3 से, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन, एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स ओनली +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि इसमें आप एक तो मिनिमम की बात करते हैं और एक मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मिनिमम और ये आपका क्या है जी, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए मिनिमम के लिए क्या करना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये मैक्सिमम के लिए होता है। ये किसके लिए होता है जी, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इक्वल होता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और मिनिमम के लिए क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के। तो अगर आप 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन है आप जानते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, और क्या क्या है, आर्सेनिक है, Sb है और बिस्मथ है, ये होता है जी। अब चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम देखें तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा वो मिलेगा +5, ठीक है। लेकिन मिनिमम की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप क्या लिखिएगा, 5 - 8, तो ये आपका हो जाएगा -3, ठीक है जी। तो ये पॉइंट अपने को समझना है, तो यहां से सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी-पाई डी-पाई बॉन्डिंग, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए पाई बॉन्ड की अगर आप बात करते हो तो जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड कैसा कैसा हो सकता है। तो देखिए पाई बॉन्ड एक तो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के जो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है उसको भी हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पी पाई पी पाई। अगर पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल मतलब पी सबसेल और डी सबसेल के मिलने से, ओवरलैपिंग से जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई। और अगर डी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से अगर बन जाता है लैटरल ओवरलैपिंग से, तो हम उसको बोलेंगे डी पाई डी पाई, ठीक है। तो इतने तरीके के पाई बॉन्ड हमारे होते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे पी पाई और डी पाई की बात हम लोग कब करेंगे, ठीक है। तो देखिए पाई बॉन्ड बनने के लिए आपके जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्योर ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है किसमें, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ये पॉइंट अपने को आना चाहिए। तो अब ये कैसे जानेंगे कि किसमें कितना पी ऑर्बिटल है प्योर में और कितना नहीं है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे कि कहीं भी अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कोई एटम है, सेंट्रल एटम है, तो वहां पे पी पाई मतलब पी पाई यानी पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने का चांस होगा। दूसरा, अगर आपके पास क्या है जी, sp2 है, तो भी वहां पे पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा नहीं है तो वैसे केस में हम लोग आगे की तरफ कंसीडर करेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो आइए इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं और स्ट्रक्चर से आप समझ जाइएगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए अगर मैं NO3- का अगर स्ट्रक्चर लिखता हूं तो देखिए ये हमारा है O, ये हमारा है O- और ये हमने इधर इसको दे दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, ठीक है। तो इस पे हम लोग +4 दे देते हैं,
तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है किसका, नाइट्रोजन का, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, ये है sp2। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास कौन एक p ऑर्बिटल जो है वो प्योर है, ठीक है। और देखिए पाई बॉन्ड किसके बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल है। तो यहां पे जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड आपका होगा p पाई और p पाई, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपको दिया गया है SO3-2। तो देखिए अब मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, इधर आपके पास ऐसा लिख दिया, इधर हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे, और इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप यहां पे ऐसा एक लोन पेयर लगा दीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ये S है, इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। क्या आएगा, sp3। अब इसके पास प्योर ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा जी, d ऑर्बिटल होगा। और जो ये है इसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल। तो इनके बीच में ये वाला जो केस है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा p पाई d पाई पाई बॉन्ड, ठीक है। ये केस आप SO4-2 में भी देख सकते हैं। SO4-2 में भी आप देखिएगा कि यहां भी p पाई और d पाई बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहां से ऐसा, ये आपका कुछ ऐसा हो गया, ये देखिए ये O- और ये O-। तो देखिए ये भी आपको p पाई d पाई है और यहां भी आपको p पाई d पाई, तो यहां पे 2 p पाई और d पाई आपको मिलने वाले हैं। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, sp3। अब देखिए अब आपके पास क्या है, BO3-, ठीक है जी। तो अगर आप BO3- की बात करते हैं तो BO3- आप कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे O- हो गया, ये देखिए ये O- हो गया, और देखिए ये क्या हो गया, O- हो गया। अब देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज sp2। तो इनके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, इनके पास प्योर p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इनके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, प्योर p ऑर्बिटल होगा। तो देखिए इनके पास अगर ये प्योर p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है कि ये इसमें मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग से जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो पाई बॉन्ड कैसा बनेगा, p पाई और p पाई का पाई बॉन्डिंग आपका बनेगा। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा किसके केस में, इनके केस में C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, O पे नेगेटिव और इधर O के ऊपर नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें क्या निकालूं, हाइब्रिडेशन निकालूं, तो ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, ठीक है जी। तो sp2 का मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल है और इस ऑक्सीजन के पास भी प्योर p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, p पाई का बॉन्ड आपका बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि p पाई d पाई का बॉन्ड कौन होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा जी, सेकंड। ये वाला जो आंसर है, ये हमारा आंसर क्या है जी, करेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट में क्या बोला गया है उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। बोला गया है कि इन NO3- आयंस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स आर, ठीक है जी। और ऑप्शंस आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 2-2, फिर आपको दिया गया 3-1, फिर आपको दिया गया 1-3, और फिर आपको दिया गया 4-0। तो देखिए जी आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको इसके लिए इनका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये हो गया O माइनस है। देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस में हमेशा माइनस किस पे आता है, ऑक्सीजन पे। और ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया जी, इसको दे दिया, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो आप इसकी तरफ बॉन्ड गिनिए, बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो इसके पास 4 बॉन्ड है, ठीक है। और 4 बॉन्ड है मतलब उसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे, इसको बोलेंगे 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 2। तो इसी को तो हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। जबकि आप नाइट्रोजन के ऊपर देखिएगा तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है जी, कोई भी लोन पेयर नहीं है। जो भी इसके पास था उसने ऑक्सीजन को दे दिया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन दिया है,
फ्लोरीन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये सब के सब किस पीरियड के एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। आइए हम इसको यहाँ पे अरेंज करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है कार्बन, फिर आता है क्या जी? नाइट्रोजन, फिर क्या आता है? ऑक्सीजन, और फिर क्या आता है जी? फ्लोरीन। ठीक है, ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब आप इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि साइज जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिएगा कि जब साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, वैसे केस में अब हम लोग यहाँ पे इनके बॉन्ड बनाते हैं। देखिए तो ये C और C के बीच का सिंगल बॉन्ड है, ये N और N के बीच का क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ये O और O के बीच का सिंगल बॉन्ड है, और ये F और F के बीच का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इनके ऊपर कितना लोन पेयर होता है? एक। इनके ऊपर कितना लोन पेयर होता है जी? दो। एक एटम के ऊपर दो लोन पेयर होता है। इनके ऊपर कितना लोन पेयर हो गया? तीन। तो आप क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो आपका क्या हो रहा है? लोन पेयर पर एटम इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते इनके बीच में रिपल्सन्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और रिपल्सन्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा। इसलिए इन सब में अगर हम आंसर करें तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है जी, अगर दो कार्बन एटम है तो उनके बीच में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया है कि फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए जी, अगर आप कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो आप इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, कर सकते हैं। लेकिन यही अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्री रोटेशन है ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। सेकंड क्या है? सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट ए पाई बॉन्ड इज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो देखिए ये बात सही है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये आपका जो बनता है ये बनता है जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल से। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये मोर डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है वो सही है। प्योर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उतने डायरेक्शनल नहीं होते हैं, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो पी ऑर्बिटल से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया है वो स्टेटमेंट है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो देखिए जी, अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में जो आपका ओवरलैपिंग होता है, ये जो ओवरलैपिंग होता है ये आपका होता है एक्जियल ओवरलैपिंग। कैसा होता है? ये होता है एक्जियल ओवरलैपिंग। जबकि पाई ये होता है सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है जी, जबकि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है लैटरल ओवरलैपिंग। कैसा होता है? और ये होता है पाई बॉन्ड। यानी जब आप एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसे केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये आपका ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? पाई बॉन्ड। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसका? सिग्मा का, वो ग्रेटर देन होता है किससे? पाई के एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन ऑर्डर ऑफ, ये आपको वैल्यू दिया गया है। सिग्मा बॉन्ड का जो एनर्जी दिया गया है वो देखिए आपको दिया गया है 264 किलो जूल पर मोल, और पाई बॉन्ड का जो एनर्जी दिया गया है वो दिया गया 347 किलो जूल। अब ये आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी किसका? सिग्मा का
ज़्यादा होना चाहिए किससे, बॉन्ड एनर्जी किससे, पाई से। तो ऐसे केस में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें बताना है नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो गया वो 4th हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनको आप कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं, ये हो गया O2-1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया O2-2। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये आपका हो गया O2 और ये हो गया -2। और यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं तो ये हो गया O2-2। ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसमें एक प्लस को ऐड कर दीजिए। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 16 + 1 और ये आपका क्या हो जाएगा जी, 17। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए ये सब में एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देख रहे हैं तो 8 × 2 और यहाँ पे आपको प्लस करना है कितना से, 2 से। तो ये हो गया 16 और +2 और ये हो गया 18। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आ रहा है वैल्यू वो किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है। और इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो इवन में आ रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 16 है जो कि एक इवन है, इसको छोड़ के अगर कोई भी ऑड और इवन है, इसको नहीं, इसमें ये आपको पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है जी, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है एक्सेप्ट 16, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सेप्ट 16, अगर उसका वैल्यू कोई भी इवन आ रहा है तो वैसे केस में वो डायामैग्नेटिक होगा। और अगर वो ऑड आ रहा है तो ऑड में वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस वाले फॉर्मूले पे रख के देख लें, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और यहाँ 2 लगा दीजिए। ये हो जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो अब देखिए यहाँ तक हमारे पास 14 भर चुके हैं। ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17। यानी यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है और इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे अगर आप बोलिए तो ये आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं और इसमें आपको क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, आपको डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट मतलब कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखना है और जो छोटा है उसको बाद में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सबका स्ट्रक्चर लिखूँ, देखिए ये C है, ये आपके पास H है, ये आपके पास H है और ये आपके पास H है और इधर आपके पास क्या है जी, Cl है। उसी तरीके से अगर मैं ये C ले लिया, ठीक है, और इधर हमने क्या लिया, F ले लिया, इधर हमने H ले लिया, इधर हमने H ले लिया और ये आपका H हो गया। और तीसरा अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लिखता हूँ Br और H और यहाँ पे H। तो देखिए जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट याद रखना है अपने को। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में याद रखना है, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में अगर आप निकालते हैं म्यू, हम निकालते हैं कैसे, Q × D, तो इनके केस में D डोमिनेंट हो जाता है, चार्ज
और डिस्टेंस में यहाँ डी डोमिनेंट हो जाता है, तो इनका डी जो होता है वो ग्रेटर होता है इनके डी से, ठीक है। इसलिए ऐसे केस में इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का होता है और सबसे कम क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये वाला आंसर आपका क्या है जी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि इन BrF3 मॉलिक्यूल्स द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है जी, Br है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन में बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इधर आपके पास है और इधर आपके पास है, ठीक है। तो इधर आपके पास फ्लोरीन है, इधर भी आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, और इधर भी आपके पास फ्लोरीन है, और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, ठीक है, जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन को बताता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इसको इक्वेटोरियल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये पोजीशन होने का क्या रीज़न है, ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। तो देखिए कोई भी एटम्स अपना एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिपल्सन्स की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो तरीके का रिपल्सन हो सकता है। एक तो आपके पास लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन हो सकता है, और एक आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो सकता है। तो इस तरीके के रिपल्सन्स को मिनिमाइज करने के लिए ये अरेंजमेंट इक्वेटोरियल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही बोला गया है कि लोन पेयर रिपल्सन्स ओनली, तो ऐसा नहीं है जी, यहाँ पे लोन पेयर तो है ही। देखिए क्योंकि इनके ऊपर भी तो लोन पेयर है, इनके ऊपर भी तो क्या है जी, लोन पेयर है, इनके ऊपर भी लोन पेयर है, तो इसलिए इनको मिनिमाइज करने के लिए इस पोजीशन को लाया गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स ओनली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स ओनली, ठीक है, और लास्ट में आपको दिया गया लोन पेयर रिपल्सन्स, ठीक है, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो है ही, साथ ही साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स भी है, इसलिए ये वाला करेक्ट है अपना। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, और नेक्स्ट अपना है कि H2 इज डाइपोलर whereas BeF2 इज नॉट बिकॉज, ठीक है जी, H2O इज डाइपोलर whereas बेरिलियम फ्लोराइड इज नॉट बिकॉज। अब देखिए जी डाइपोलर यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप पानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जी, ठीक है, और यहाँ पे इधर आप लोन पेयर देते हैं और इधर भी आप क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनका म्यू निकालिएगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालिएगा, तो ये डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 आता है, यानी यहाँ पे कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आपको मिलता है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आप किसके लिए यूज करिए, BE के लिए यूज करिए, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है और इधर भी आपके पास क्या है जी, फ्लोरीन है। अब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट की बात करें तो देखिए ये बॉन्ड मोमेंट है इसका, इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर हैं और दोनों का मान लीजिए कि वेक्टर ए है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि ये वेक्टर V है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल कितना है जी, 180 है। तो यहाँ रिजल्टेंट जब निकालिएगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड मोमेंट दिखा रहे हैं तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ नेट आएगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर इसका एंगुलर है और स्ट्रक्चर एंगुलर होने के चलते इसके पास डाइपोल मोमेंट है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, लीनियर है, और लीनियर होने के चलते इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर, ये बात एकदम से सही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे तो कुछ नहीं हुआ जी। H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरेज BeF2, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये बात सही है कि पोलैरिटी होने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी तो है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब नेट यहाँ पे 0 आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये है H2O इज लीनियर एंड BeF2 इज एंगुलर, ये बिल्कुल बकवास है। तो आपका सही जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है जी, ये वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और इसमें आपको बोला गया अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इन विच ऑफ द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल,
ठीक है जी, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आइसो स्ट्रक्चरल के लिए आपको सबसे पहले क्या देख लेना चाहिए, आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहिए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि वो आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। और अगर डिफरेंट है तो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो जब आप यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन दोनों का आ रहा है sp3 एंड d2, जबकि यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो इसका तो आ रहा है sp3, लेकिन इसका क्या आएगा, तो देखिए सल्फर में क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, जिसमें 4 के साथ ये बना रहा है, ठीक है। तो 4 तो बॉन्ड बन गया, ठीक है जी, 4 आपके पास क्या बन गया, बॉन्ड, और एक लोन पेयर 5 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर तो ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 5 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका ये है और ये है। तो जब आप निकालोगे क्या, तो आप क्या देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया, डिफरेंट है। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं IO3 माइनस है, IO3 माइनस है, ठीक है, और एक है आपके पास XeO3। तो देखिए I जो है, ठीक है, इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 7 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें 2 जो ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन जो होंगे डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो आपको एक नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इनका हाइब्रिडेशन निकालूं तो कितना आ रहा है, 1 2 3 एंड यहाँ पे आ गया 4, तो ये आपका आ गया sp3। उसी तरह जेनॉन के केस में देखिए, इनके पास होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप इनके साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए, इनके साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए, मैं ऐसे एट रैंडम ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल की तरह होगा, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp3। तो देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में sp3 है, तो ऐसे केस में इनका स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखते हैं BH और इसमें, तो यहाँ भी आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा और यहाँ भी आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड है, जो कि नॉट आइसो स्ट्रक्चरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और इसमें आपको बोला गया है कि इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स MX6 द नंबर ऑफ SMX बॉन्ड्स एट 180 डिग्री इज। अब आपको काउंट करना है। तो जैसे देखिए, अगर मेरे पास ये M है और ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, तो देखिए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल को हम ऐसे लिखेंगे, ये आपका क्या है जी, ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। अब यहाँ पे आपके पास X है, यहाँ भी X है, ये X है, ये X है, ये X है और ये X है, ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का अगर देखें तो ये 180 डिग्री होगा, तो एक तो आपको ये मिल गया। दूसरा, अगर आप इस डायगोनली देखते हैं तो ये भी आपका 180 हो गया, तो दूसरा मिल गया। और एक आप इधर से इधर ये डायगोनली देखते हैं तो ये भी आपके पास 180 मिल गया। तो आप कितना यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। एक तो सीधा ऐसे बन गया तो 180, ठीक है जी। एक इस तरीके से डायगोनली बना है तो 180, और एक इस तरीके से डायगोनली बन रहा है तो कितना 180। तो यहाँ से आंसर आपका कितना हो जाएगा 3, आपको 180 का एंगल बनेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, और इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि अमंग पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक द एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइंड्री कंपाउंड विथ क्लोरीन इज। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है जी, 2 होती है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये +2 के फॉर्म में रहेगा, और जब क्लोरीन की बात करेंगे तो ये माइनस के फॉर्म में रहेगा। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपके पास बनेगा CaCl2, ये एक कंपाउंड बनेगा। आयरन के केस में देखिएगा कि आयरन का 2 तरह का आयंस आपको मिलता है। एक तो मिलता है Fe+2 के फॉर्म में, और एक मिलता है Fe+3 के फॉर्म में।
तो अगर इनके साथ Cl माइनस रिएक्ट कराइएगा, फॉर्मूला बनाइएगा, तो एक क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। और अगर इनके साथ Cl माइनस को फॉर्मूला बनाइएगा तो ये क्या बनेगा, FeCl3। ठीक है, फॉर्मूला बनाने आता है ना हम लोग, इसमें वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जिंक के बारे में देखिए, तो जिंक तो हमेशा Zn+2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप यहाँ Cl के साथ इनका फॉर्मूला बनाइएगा तो ये हमेशा एक ही फॉर्मूला देगा, ZnCl2। पोटेशियम भी उसी तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी इनकी वैलेंसी जो है वो एक ही होता है हमेशा। तो इनको अगर बनाएगा तो KCl बनाएगा। यानी आयरन जो है यही अकेला यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, इसलिए ये दो तरीके का क्या बना रहा है जी, बाइनरी कंपाउंड बना रहा है। बाइनरी कंपाउंड मतलब है जिसमें दो ही तरीके के एटम्स मिलकर बने होते हैं। तो देखिए इसमें एक टाइप का जो एटम है आयरन है, और दूसरे टाइप का एटम जो है वो क्लोरीन है। नंबर से मतलब नहीं है, टाइप से मतलब है। यहाँ भी देखिए एक आयरन का टाइप है और दूसरा टाइप जो है क्लोरीन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, सेकंड। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि इन ए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्स इन d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो देखिए जी ये डायरेक्ट याद रखने वाला केस है आपको, आपका या तो d2 sp3 हो या तो sp3 d2 हो। इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो dx2 माइनस y2 होता है, और दूसरा dz2 होता है। ऐसा यहाँ भी वही होता है, दोनों जगह ये सेम होता है, dx2 माइनस y2 और दूसरा dz2 आपका होता है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों, ये वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ। ठीक है, तो देखिए O2 और F2 का अगर आप शेप बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि आप किसके बनाते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि ONO बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन। ठीक है, तो देखिए आप इसका कैसे निकालिएगा, तो एक तो आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका आएगा sp2। यहाँ भी अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इसका भी हाइब्रिडेशन आएगा sp2। यहाँ भी निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा आएगा जी, sp2। लेकिन यहाँ पे जब आप निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp, और sp के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है जी, 180, और इधर वाले केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। तो आपका मैक्सिमम कौन होगा, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, तो देखिए जी प्रोपाइन का मतलब होता है आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा बन जाए, यानी इसका फॉर्मूला आप लिखें तो लिखें C3 और H4। तो ये बनता है जब आप मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C2 का रिएक्शंस किसके साथ कराते, वाटर के साथ कराते, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका होता है Mg और ये होता है OH होल ट्वाइस, और ये हो गया आपका कितना जी, 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है जी, अब देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको देखना है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो देखिए कार्बन है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पे आप देखिएगा इनके पास सबके पास यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। ठीक है, दूसरे में देखिए आपके पास Cl है, तो Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें से देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं 2 ऑक्सीजन को ऐसे बना दूं तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी आपके पास क्या है, पेयर्ड। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास पेयर्ड है और यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कितना है जी, 1 है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये SO2 में देख लीजिए, SO2 में देख लीजिए, SO2 कुछ ऐसा होगा, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड और यहाँ भी पेयर्ड है, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी ये डायमैग्नेटिक है। Si2 को देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है जी, 0 है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो आंसर है वो कौन सा आंसर है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्रायंगुलर प्लेनार। आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री किसका है। तो देखिए जी, ये अगर आप बात करते हैं तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये पिरामिडल होता है जी, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 नाइट्रोजन का। ये देखिए बी है, BF3 है, यहाँ F है, यहाँ F है और यहाँ F है। इनमें हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2, और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर ये होगा। PCl3 की देखिए, ठीक है। तो PCl3 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अरेंज करते हैं तो देखिए एक क्लोरीन तो इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया और एक क्लोरीन इधर आ गया। तो इनका जो हाइब्रिडेशन अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो हाइब्रिडेशन आएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा sp3, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, तो ये भी पिरामिडल झुका हुआ रहेगा। IF3 की बात करते हैं, IF3, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 1 2 3, तो यहाँ पे फ्लोरीन लग गया। तो जब यहाँ पे आप फ्लोरीन लगा दिए तो 3 बॉन्ड और 2 5 हो गया। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। लोन पेयर को हम यहाँ पे रखते हैं और बाकी फ्लोरीन को हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। तो इसका जो आपका हुआ ये हो गया sp3d। तो ये शीशो की तरह हो जाता है। तो आपका जो आंसर है ट्राइगोनल प्लेनार वो सेकंड वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें से आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आपके शेप या ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास BF3 है, तो BF3 में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 आ जाता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये बॉन्ड इधर की तरफ बॉन्ड मोमेंट बता रहा है और ये इधर की तरफ बॉन्ड मोमेंट, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा और इसका कुछ इधर जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब आपके पास है SiF4, ठीक है जी। अब SiF4 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, लेकिन इसके चलते यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट इनका आएगा वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। SiF4 देखिए जी, SiF4 टेट्राहेड्रल वाले केस में जब चारों के चारों ग्रुप सेम होते हैं तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए XeF4, ठीक है। तो XeF4 की अगर आप बात करते हैं तो देखिए ये 4 हो गया और ये 4, तो देखिए ये F है, ये F है, ये F है, ये F है, और ये आपका लोन पेयर है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, ये इधर और ये इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ऐसे केस में यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है, ये सब के सब कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। और आपको ये मालूम है कि आयनिक कंपाउंड में अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये जो बात किया जाता है ये ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल किया जाता है। फजान्स रूल, ये किसके बेसिस पे किया जाता है, फजान्स रूल के बेसिस पे। अब देखिए फजान्स रूल क्या बोलता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी लिख रहा हूं मैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए कीटायन का जो साइज होना चाहिए, कीटायन का जो साइज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। और जो एनायन की साइज होनी चाहिए, एनायन की जो साइज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए,
वो आपको लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो केटायन की साइज स्मॉल, एनायन की साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। तो वैसे केस में आपका फजांस रूल फॉलो होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास सोडियम है, सोडियम पे प्लस है, उसके बाद लिथियम है, लिथियम पे प्लस है, और बेरिलियम पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा साइज सोडियम प्लस का है, उसके बाद लिथियम, और सबसे छोटा किसका है, बेरिलियम का। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए लिथियम, फिर नीचे आता है सोडियम, और इधर आता है बेरिलियम। तो जब आप इधर से इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। और इस पर तो चार्ज भी ज़्यादा है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है, चाहे वो आयन हो या न्यूट्रल हो। तो ऐसे केस में आपके पास जो होगा वो NaCl ज़्यादा आयनिक होगा, फिर लिथियम क्लोराइड, और सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो BCl2 होगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका 20 का 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या मतलब हुआ, जैसे फर्स्ट आप देखिए C2H6 है, तो ये देखिए आपके पास C2 हो गया, और आपके पास ये H यहाँ पे आपने लगा दिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या है जी, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका SiH4। SI क्या है जी, H4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है PH3। तो देखिए PH, ये H, और ये H, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 यहाँ पे है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब देखिए आपके पास है B2H6। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे H ले रहा हूँ, H ले रहा हूँ, और यहाँ पे H ले रहा हूँ, उसी तरीके से ये B है, इधर आपके पास H है, इधर H है, और इधर आपके पास H है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन ही बना लगा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड आप जो देख रहे हैं ब्रिज में, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी अगर आप इनके इंडिविजुअल को देख लीजिए तो इनके पास कितना है, इनके पास है BH3 ये। तो ऐसे केस में इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, B2H6। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्या है कि आपको बताना है कि द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। तो देखिए जी, अगर आपको सरफेस टेंशन की बात करनी है तो सरफेस टेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोहेसिव फोर्स के, ठीक है। अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़ने की टेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो H2O होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनने के चलते इसका सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल दिया है XeO3, दिया है XeO4, और आपको दिया है XeF6, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Xe। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे सब में मैं Xe लिख रहा हूँ, Xe तीनों को लिख रहा है Xe, और यहाँ पे Xe। अब देखिए इनका आप क्या लिख लीजिए, इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इनके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखिए जी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन कितना है जी, 3 है, तो यहाँ पे ये आपका चला गया। अब ये जो बच गया ये आपका लोन पेयर हो गया। उसी तरीके से इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे केस में जो आपके बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ बनेगा, एक फ्लोरीन के साथ बनेगा, ये भी फ्लोरीन के साथ बनेगा, ये भी फ्लोरीन के साथ बनेगा, ये भी फ्लोरीन के साथ बनेगा, और यहाँ पे ये आपका लोन पेयर एक रहेगा। तो देखिए एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 1 2 है, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन 6 है, तो 1 2 3 4
5 एंड 6, तो यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। तो तीनों में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? 4th। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है क्या? देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हो गया आयोडीन और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो अपना नहीं होगा जी। यहाँ पे देखिए ये आयोडीन है और इधर ऑक्सीजन हो गया, तब भी ये नहीं होने वाला। क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन है। यहाँ पे देखिए आयोडीन और ये पूरा पूरा आयोडीन, दूसरा फ्लोरीन है, तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो यहाँ पे बात बन सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये 17 हो गया, ये हो गया 16 और एक माइनस का पॉजिटिव लगा दीजिए। यहाँ भी देखिए ये हो गया 17 और ये हो गया आपका 18, ठीक है, और एक प्लस का माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी काउंट कर लीजिए 34 और यहाँ भी काउंट कर लीजिए 34, तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ पैरामैग्नेटिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 16 इज। तो देखिए जी ये ऑक्सीजन की बात बोल रहे हैं। अगर मैं O2 लिख दूं तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16, और 16 इलेक्ट्रॉन में अगर आप देखिएगा तो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे 2 आता है। कैसे आता है? देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और यहाँ 2 आता है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ये 1 आता है, और पाई स्टार 2pz में आपका 0 होता है। तो ऐसे केस में आपका 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बोल रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से हमेशा छोटा होता है, ये बात बोला गया है। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लिविस एसिड, ये तो बात बिल्कुल सही है। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही है जी। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड भी छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पे ये जो बोला गया है कि एवरी AB5 मॉलिक्यूल्स डज इन फैक्ट हैव ए स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इस बात में थोड़ा डाउट है जी। अगर मैं PCl5 ले लूँ तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप कैसे लिखते हो? PCl5 का स्ट्रक्चर आप कैसे लिखते हो? तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहीं पे मैं BrF5 ले लूँ तो Br5 का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ लीनियर शेप, ठीक है। अब देखिए लीनियर शेप किसका है? अब ओजोन का तो आप देखते हो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। NO2 माइनस का कुछ इस तरीके का रहेगा, ऐसा। इसका देखिए, इसका भी कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे कोई लोन पेयर या कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होता है। तो ये 4th करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विथ SiCl4, ठीक है जी। अब SiCl4 की अगर बात करते हो तो SiCl4 तो टेट्राहेड्रल हो गया जी, कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो अगर आप NH4 की बात करते हो तो NH4 भी तो क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे S ये वाला देखिए 4 की बात करते हो तो ये जो होता है ये कुछ अलग स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये हो गया sp3d2। बाकी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा SCl4। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन NF इज ग्रेटर देन बिटवीन द N and H, yet the dipole moment of NH3 1.5 D is larger than NF3 और ये होता है 0.2
डी, दिस इज बिकॉज। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेयर एज इन NF3 दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब इस बात को समझिए। अगर आपके पास NH3 है, देखिए ऐसा, और ये लोन पेयर है, तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। तो NH3 में जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में सब जा रहा है, इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। वेयर एज NF3, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। इन NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन आर सेम, ये भी बिल्कुल गलत है। इन NH3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, वेयर एज NF3 दीज आर अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ सबका एक डायरेक्शन है, और NF3 में अगर देखिएगा तो NF3 में अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या होगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इन NH3 एज वेल एज NF4 एटॉमिक डाइपोल्स आर अपोजिट, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड नॉट इक्वल। ठीक है जी, सभी के सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, किस में आपको ये बताना है। तो देखिए जी, अगर मैं NF3 की बात करूं, ठीक है, तो NF3 में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, ऐसा, और यहाँ पे आपको क्या कर दिया, ऐसा लिख दिया। अगर मैं क्या लिखूं, ये है आपका ClF3, ClF3, ये आपका हो गया F2, और ये हो गया 3, और ये आपका हो गया ऐसा 7। BF3, ये कुछ ऐसा होता है जी, और एक होता है AlF3, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसमें सभी के सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो जहां भी बैक बॉन्डिंग होगा वहां बॉन्ड तो इक्वल होगा जी। यहाँ भी देखिए बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहाँ भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो कहाँ पे इक्वल नहीं होगा ये आपको बताना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जो है वो सब एक जैसा है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो एक जैसा। सेकेंड ऑप्शन में जो ClF3 है, इसमें आप देखिएगा कि इसमें ये टी शेप्ड होता है, और टी शेप्ड स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं और 1 बॉन्ड लेंथ अलग होता है, इसलिए बी आंसर होगा।